हेलो आईआईटी एस्पायरेंट्स, वेलकम टू मैथ। मैं आपका टीचर नितिन और आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे पोजीशन ऑफ सर्कल्स एंड कॉमन टेंजेंट्स। बहुत ही छोटा टॉपिक है और अगर लॉजिकली हर चीज समझोगे तो कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए शुरू करते हैं। पोजीशन ऑफ टू सर्कल एंड नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स। दो सर्कल हैं अपने पास, लेट्स से S1 इक्वल टू 0 एंड S2 इक्वल टू 0। इनके सेंटर्स C1 C2, रेडियस R1 R2 रिस्पेक्टिवली। अब इनकी अलग अलग पोजीशन के बेसिस पर इनमें नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स अलग अलग होगी और पोजीशन इनकी जो भी होगी वो कैसे पता चलेगा। भाई सर्कल की इक्वेशन हमको दे रखी होगी तो हमें सेंटर्स के बारे में और रेडियस के बारे में पता चल ही जाएगा। तो चलिए पहला केस देखते हैं जब दोनों सर्कल एक दूसरे के कंप्लीटली आउटसाइड हैं। मैथमेटिकल कंडीशन देखिए भाई ऐसा है कि ऐसे समझ लो, याद भी रह जाएगी कि ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है, यहां से यहां तक के इसकी रेडियस, यहां से यहां तक की इसकी रेडियस, बीच में गैप आएगा। तो सेंटर्स के बीच की दूरी अगर रेडियस के सम से ज्यादा है तब तो ये पता चल गया कि सर्कल की पोजीशन इस तरीके से है। और इन दिस केस हाउ मेनी कॉमन टेंजेंट्स विल बी देयर? 4। ये दो ऐसे बाहर वाली और ये दो ऐसे अंदर वाली। ये जो बाहर वाली टेंजेंट्स है इनको बोलते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स और ये जो अंदर वाली दो है इनको बोलते हैं ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। अब ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस है ना टेंजेंट्स के, लेट्स से इसको मैंने बोल दिया P और इसको मैंने बोल दिया Q। तो ज्योमेट्रिकली बाय सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल दिस कैन बी ऑब्जर्व्ड दैट P and Q divides the centers in the ratio of the radius। P डिवाइड करेगा एक्सटर्नली और Q डिवाइड करेगा इंटरनली। P and Q divide C1 and C2 in the ratio of R1:R2। P will be dividing externally and Q will be dividing internally। तुम लोगों को हार्मोनिक कॉन्जुगेट्स याद है? तो P और Q क्या हो गए भाई? हार्मोनिक कॉन्जुगेट, क्योंकि वो सेम लाइन सेगमेंट को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, एक इंटरनली और एक एक्सटर्नली। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ये एक क्वेश्चन सॉल्व करिए, 10 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करें। क्या आंसर आ रहा है? ये तो चलो प्रूव करना था कि दोनों सर्कल एक दूसरे के लिए कंप्लीटली आउटसाइड हैं, तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स तो 4 हो गई। क्या आ रही है उन टेंजेंट्स की इक्वेशन? ये दो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है और ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, वो बाहर वाली, और ये दोनों वो अंदर वाली। चलिए जिन लोगों के ये सब कुछ आंसर चारों प्रॉपरली आ गए हैं सॉल्यूशन को स्किप कर दीजिए। जिन लोगों का नहीं आया है हम डिस्कस करते हैं भाई। पहले तो ये प्रूव कर लेते हैं कि दोनों सर्कल एक दूसरे के बाहर लाई करते हैं। तो ये लेट से इसको पहला सर्कल बोला है तो इसका सेंटर आ रहा है 1,3 और इसका रेडियस आ गया 1। ये अपना दूसरा सर्कल, इसका सेंटर -3,1 और इसका रेडियस आ गया 3। अब C1 C2 is coming out to be 16 + 4 बोले तो √20 and that is clearly greater than R1 + R2 मतलब 4। तो दोनों सेंटर्स के बीच की दूरी रेडियस के सम से ज्यादा है, तो सर्कल एक दूसरे के बाहर लाई करते हैं। अब पॉइंट इज हाउ टू फाइंड दी कॉमन टेंजेंट्स। ये वाला जो मेथड है ना, ये सबसे अच्छा मेथड। P जो है वो C1 C2 को डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो ऑफ 1:3 एक्सटर्नली और Q जो है वो इसको डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो इंटरनली।
तो सेक्शन फॉर्मूला मैंने यहाँ पर अप्लाई किया तो क्यू के कोऑर्डिनेट्स आएंगे -3 + 3/4, 1 + 9/4 और p के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे -3 -3/-2, 1 - 9/-2। तो यहाँ से हमारे पास q के कोऑर्डिनेट्स आ गए 0,5/2 एंड p के कोऑर्डिनेट्स आ गए 3,4। अब किसी एक्सटर्नल पॉइंट से देखिए भाई, सर्कल के रिस्पेक्ट में, दोनों ही सर्कल के रिस्पेक्ट में ये दोनों ही पॉइंट एक्सटर्नल है। तो किसी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट की इक्वेशन कैसे निकालते हैं? इस पॉइंट से पास होने वाली लाइन का स्लोप अपन मान लेंगे m और सर्कल के सेंटर से उसकी दूरी कर देंगे रेडियस के बराबर। कौन से सर्कल की? दोनों में से जो तुमको अच्छा लग रहा हो, जिसमें तुमको लग रहा है कि कैलकुलेशन सिंपल हो जाएंगे। मुझे इसमें लग रहा है, लेकिन चलो मैं इस केस में इसके बारे में अपन इसके पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व करते हैं। एग्जाम टाइम पे आई विल ऑलवेज सजेस्ट कि तुम इसके साथ जाओ। तो सेंटर -3,1, रेडियस 3। अब -3,1 से इसकी दूरी यहां से मैंने 3 कॉमन निकालकर कैंसिल कर दिया, दोनों तरफ कर देते हैं स्क्वायरिंग। अब यहां पर ये m स्क्वायर वाली टर्म कैंसिल आउट हो गई। इसका मतलब ये नहीं है कि ये लीनियर बन गई। इसका मतलब क्या हुआ कि एक स्लोप जो है वो नॉट डिफाइंड है। ये पहले भी बता चुका हूं कि अगर हमें नंबर ऑफ आंसर्स एक्सपेक्टेड हैं 2, लेकिन वैल्यू आ रही है खाली 1 क्योंकि ये क्वाड्रेटिक वाली टर्म कैंसिल आउट हो गई, तो ये एक पॉसिबिलिटी बनती है। m नॉट डिफाइंड मतलब लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, मतलब x कांस्टेंट, और वो कौन से पॉइंट से पास कर रही है? ये पॉइंट q 0,5/2। तो एक टेंजेंट तो हमारे पास हो गई x = 0। दूसरी टेंजेंट का स्लोप यहां से कितना आ गया हमारे पास? m = -3/4। तो इसकी इक्वेशन आ जाएगी 3x + 4y = 10। अब यही चीज आप लोगों को करनी है फॉर द पॉइंट P पॉइंट से पास होने वाली लाइन, स्लोप m मान लो, फिर से m मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें, और उसको सर्कल के सेंटर, कौन सा सर्कल? दोनों में से जो तुम्हारा मन करे, उसके सेंटर से उसकी डिस्टेंस। अब ऐसा मत कर देना भाई गलती से कि ये सेंटर ले लिया और ये रेडियस ले ली, है ना। ये मतलब मैंने तो चलो अलग अलग कलर से लिखे हैं तो गलती करने के चांसेस कम हो जाते हैं। एग्जाम टाइम पे तो ये सब रंग बिरंगा अपने को पेंटिंग वेंटिंग करनी नहीं है, बट ध्यान रखना है ना। ऐसा नहीं कि कहीं की कुछ भी लिख दिया तो वो मिस्टेक होने के चांसेस हो जाते हैं ना। दुर्घटना से देर भली। समझ में आ गया? पूरा प्रोसेस समझ में आ गया? क्वेश्चन प्रॉपरली समझ में आ गया? C1 C2 ग्रेटर देन R1 + R2 मतलब सर्कल कंप्लीटली आउटसाइड, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट 4, गणपति जी की जय जयकार। यहां पर इसी में ये 4 कॉमन टेंजेंट्स में एक ही बड़ी सिंपल सी चीज होती है, ध्यान रखना है उसको तो रख लीजिए, ऐसा कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट। अब क्या होता है भाई, जैसे ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना, ये जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स या ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, तो ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट के जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, उन दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी को बोलते हैं लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट में भी ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बीच की दूरी है, इनको बोलते हैं लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। ये फॉर्मूले लिखे हुए हैं। कई बार बच्चों को ये एक्सप्रेशन तो मोर और लेस याद होता है, पाइथागोरस थ्योरम से बड़ा इजीली प्रूव हो जाता है। यहाँ से ऐसे बनाओ, थोड़ा फटफट करके आंसर आ जाएगा, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। पॉइंट इज कि ये कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को, कई बार भूल भी जाओ कि किस में माइनस आएगा किस में प्लस आएगा, क्योंकि बाकी चीजें तो सेम है।
तो ये देखो ऐसा है। अभी देखो ये क्लियरली दिख रहा है कि लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट इज ग्रेटर देन लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। तो दोनों की वैल्यू निकाल लो, जो बड़ी होगी वो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ बन जाएगी। सिंपल। यहाँ पर भी देख लो क्लियरली, भाई ये नेगेटिव है, मतलब ये क्वांटिटी इस क्वांटिटी से छोटी है। तो अगर छोटी क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट हो रही है मतलब ओवरऑल वैल्यू बड़ी आएगी। तो दिस लेंथ इज ग्रेटर देन दिस। सिंपल। आगे बढ़ते हैं। जब दोनों सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं एक्सटर्नली, तब मैथमेटिकल कंडीशन क्या होगी? दोनों सेंटर्स के बीच की दूरी रेडियस के सम के बराबर होगी। ये फोटो बना के देख लो, दिख रहा है। ये R1, ये R2, है कि नहीं भाई? हो गया इन दोनों का मिलन। और नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स कितनी? 3। 2 तो ये वाली और एक ये वाली। ये इंटरेस्टिंग है, इसके बारे में बाद में बात करता हूं। पहले ये जो 2 हैं, इसमें ये पॉइंट अपना P डिवाइड द सेंटर इन द रेशियो R1:R2 एक्सटर्नली, है ना? ये बात तो पिछले क्वेश्चन जैसी ही हो गई। इसके बारे में देखो, यहां पर भी जो ये पॉइंट है ना, वो फोटो में ही देख के समझ में आ जाएगा कि भाई ये पॉइंट दोनों के सेंटर को डिवाइड करता है R1:R2 इंटरनली। अच्छी बात तो ये है कि ये पॉइंट इन सर्कल्स पे भी लाई करता है। तो ये सब तामझाम करके कि भाई ये जो लाइन है पिंक वाली, वो दोनों के सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन के परपेंडिकुलर है। प्लस इसके कोऑर्डिनेट्स भी तुमको मिल जाएंगे इजीली कि ये अगर ये C1 है, ये C2 है, तो रेशियो R1:R2। तो वो सब तामझाम करके जब तुम इक्वेशन निकालोगे ना इस टेंजेंट की, वो आएगी S1 माइनस S2 इक्वल टू 0। व्हाट आर S1 S2? भूल गए? दोनों सर्कल्स की इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में। ऑब्वियसली जब दोनों स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्वाड्रेटिक वाली टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएगी, लीनियर एक्सप्रेशन बचेगा, एंड दैट विल बी दी इक्वेशन ऑफ दिस टेंजेंट। प्रूफ मैंने तुम लोगों को बता दिया है, बहुत ही सिंपल है, लेकिन ये याद रखना है। इसके बारे में अपन बाद में भी डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज आती है, तो अपन उसके बारे में आराम से और भी चर्चा करेंगे। फिलहाल तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए 3 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। चलिए भाई, कितनी कॉमन टेंजेंट्स आ गई? 3। आई एम श्योर सबका आंसर आ गया होगा। इस सर्कल का सेंटर 2, -3, रेडियस 4। इस सर्कल का सेंटर -1, रेडियस 1। C1 C2 कितना आ रहा है भाई? R1 + R2। सर्कल्स आर टचिंग एक्सटर्नली। आगे बढ़ते हैं भैया। सर्कल्स आर इंटरसेक्टिंग। ये ऐसा सेंटर्स के बीच की दूरी जो होगी वो दोनों रेडियस के सम से कम होगी। ये वाले पार्ट में हो सकता है कि शायद किसी को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो। अगर कंफ्यूजन है तो उसको थोड़ी देर के लिए होल्ड करो, मतलब लाइक 3-4 मिनट के लिए, है ना? फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा ना जब नेक्स्ट वाला पार्ट, तब ये भी क्लियर हो जाएगा। अगर समझ में आ गया तो बहुत ही अच्छी बात है। इस केस में देखो, फोटो से ये तो समझ में आ रहा है कि नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स कितनी है? 2। ये वाला जो पॉइंट है ये फिर से दोनों के सेंटर्स को डिवाइड करेगा एक्सटर्नली इन द रेशियो ऑफ R1:R2। अभी बीच में जो ये पॉइंट होगा, ये इन दोनों को ज्वाइन करने वाला, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ज्वाइन करने वाला, इसको अपन बोलते हैं कॉमन कॉर्ड। कॉमन कॉर्ड के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है भाई? तो चलिए फिर एक ये सिंपल सा क्वेश्चन कर लीजिए 3 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। क्या आंसर आ रहा है भाई? आर की वैल्यू आ रही है 8 से 2 के बीच में। एक्चुअली 2 से 8 बोलना चाहिए, बट ठीक है, भावनाओं को समझो। जिन लोगों का आंसर आ गया है सॉल्यूशन को कर दीजिए स्किप। इस सर्कल का सेंटर 0,0, रेडियस दूसरे वाले सर्कल का सेंटर 5,0 और इसका रेडियस 25 - 16, 9 बोले तो ये 3। अब क्योंकि ये सर्कल 2 रियल और डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं,
मैथमेटिकली अभी हमने लिखा था कि C1 C2 इज लेस देन R1 प्लस R2 एंड ग्रेटर देन मॉड ऑफ R1 माइनस R2। मॉड इसलिए क्योंकि हमें पता नहीं है ना कि दोनों में से कौन सा रेडियस बड़ा है ना। चलिए तो फिर C1 C2 तो कितना आ गया 5, ये कोई दिक्कत नहीं, ये भी कोई दिक्कत नहीं। देखो इस पार्ट को अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ से तो R ग्रेटर देन 2 आ जाएगा, ये वाला पार्ट तो इजीली हो गया। इन केस इफ यू आर कंफ्यूज्ड इन दी मॉड्यूलस, तो मॉड्यूलस इनइक्वालिटीज में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। ये हमारे पास एक्सप्रेशन है, यहां से हमारे पास आ गया कि R माइनस 3 इज ग्रेटर देन -5 एंड लेस देन 5। यहां से आ गया R ग्रेटर देन -2 लेस देन 8। अब R -2 से बड़ा है, ये तो ऑब्वियस सी बात है, रेडियस है तो पॉजिटिव ही होगी। बट हमने अभी यहाँ पर क्या निकाला था, R ग्रेटर देन 2, तो यहाँ पर आया R ग्रेटर देन 2 और यहाँ पर आया R लेस देन 8, दोनों को क्लब किया तो ये आंसर आ गया। बहुत ही झन्नाटेदार तरीके से आगे बढ़ते हैं। सर्कल टचिंग इंटरनली। अब देखो भाई ऐसा है, यहाँ पर दिखेगा तुमको बहुत ही अच्छे से कि अभी ये थोड़ा सेंटर में, इसको ऐसा फोटो में नहीं दिख रहा है बट सेंटर में ये येलो वाले सर्कल का यहाँ ले लेता हूँ और इसका मैं सेंटर यहाँ ले लेता हूँ। ये इसको C2 बोल दिया और इसको C1 बोल दिया। अब ये देखो भाई, ये इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन कर दिया बढ़िया तरीके से। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी, R1। यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी, R2। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई, R1 माइनस R2। अब क्योंकि यहाँ पर तो फोटो हमने इस तरीके से बनाया है कि दिख रहा है कि C1 जो ये वाला सर्कल है येलो वाला, इसकी रेडियस इससे बड़ी है। वैसे हम अगर अनअवेयर रहे तो हमने मॉड लगा लिया सेफर साइड के लिए। इस केस में कॉमन टेंजेंट कितनी होगी, एक ही होगी, जिसकी इक्वेशन S1 माइनस S2 होगी। इसके बारे में बाद में बात करते हैं, पहले वो जो पिछले बार में मैंने बोला था ना कि वो ग्रेटर देन होता है, वो यहाँ से समझ में आ जाएगा। तो भाई जब ये दोनों इंटरनली टच कर रहे हैं तब C1 C2 का डिस्टेंस जो आ रहा है वो आ रहा है मॉड ऑफ R1 माइनस R2 के। अब ऐसे समझो कि इस व्हाइट वाले सर्कल को मैं थोड़ा सा राइट साइड में पुश कर रहा हूं तो C1 और C2 के बीच की दूरी बढ़ रही है। तो अगर इस केस में ये इसके इक्वल है, फिर ये अगर बढ़ा तो वो इससे बड़ा हो जाएगा ना भाई। तो यहां पर ये चीज आ गई। ये इक्वेशन इजीली फाइंड कर सकते हो वही लॉजिक से। यहां पर ये जो पॉइंट है ना, ये C1 और C2 को डिवाइड कर रहा है एक्सटर्नली इन द रेशियो R1:R2 और इन दोनों सेंटर्स को ज्वाइन करने वाले लाइन के तो परपेंडिकुलर है, वहां से इजीली डिराइव कर सकते हो। ये याद रखो, S1 माइनस S2 इक्वल टू 0, एक तो इस केस में और दूसरा इस केस में। ये वाली टेंजेंट जब भी सर्कल टच कर रहे हैं, एक बार तो इंटरनली टच कर रहे हैं, एक बार एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। इंटरनली टच करने में तो खाली एक ही टेंजेंट है, वो टेंजेंट S1 माइनस S2 इक्वल टू 0। चलिए तो फिर होशियार तो हो गए हो तुम लोग, 3 मिनट में फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। क्या आंसर आ रहा है भाई, x माइनस 2y इक्वल टू 2। चलिए भाई, जिन लोगों का आंसर आ गया है सॉल्यूशन को कर दीजिए स्किप। हम पहले इन दोनों सर्कल की पोजीशन डिसाइड कर लेते हैं। वैसे तो अभी हम यही पढ़ रहे थे इंटरनली टचिंग, बट ऑब्वियसली एग्जाम टाइम पे ये हिंट नहीं मिलेगी, तो पोजीशन तो चेक करनी पड़ेगी भाई। तो इसका सेंटर 1,2, रेडियस √5, इसका सेंटर 0,4, रेडियस 16 + 4 √20, बोले तो 2 √5। C1 C2 कितना आ गया,
√5 which is equal to R2 minus R1। तो सर्कल इंटरनली टच कर रहे हैं और इंटरनली टच करने में सिर्फ एक ही कॉमन टेंजेंट होगी जिसकी इक्वेशन है बहुत ही सिंपल सी S1 माइनस S2 इक्वल टू 0। तो पहले इन दोनों को मैंने सब्ट्रैक्ट किया, सो दिस विल बी -2x प्लस 4y प्लस 4 इक्वल टू 0। -2 कॉमन निकालो, ये आंसर आ गया बहुत ही इजीली। लास्ट केस देख लेते हैं जब एक सर्कल दूसरे सर्कल के कंप्लीटली इनसाइड हो। कंडीशन, दोनों सेंटर्स के बीच की दूरी रेडियस के डिफरेंस के मॉड से कम, और ऑब्वियसली इसमें नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स कितनी होगी? 0। तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रही है भाई। दोनों सर्कल कंप्लीटली बाहर, 4 कॉमन टेंजेंट। फिर सर्कल पास में आए, एक्सटर्नली टच किया, 3 कॉमन टेंजेंट्स। फिर सर्कल और क्लोज आए, दूरियां और कम हुई, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 2 हुए, तब 2 कॉमन टेंजेंट्स। फिर सर्कल इंटरनली टच कर रहे हैं, तब एक ही कॉमन टेंजेंट। और फिर एक सर्कल दूसरे सर्कल के अंदर, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स 0। है कि नहीं लॉजिकल? कुछ भी याद करने की जरूरत है क्या? सिर्फ समझ लो, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। याद करने के चक्कर में रहोगे ना कि ये सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस है, कब R1 प्लस R2 लिखना है, कब R1 माइनस R2 लिखना है। एंड आई एम नॉट सेइंग दिस कि ऐसी हवा में, मैंने देखा स्टूडेंट्स को अननेसेसरी कंफ्यूज होते हुए। तो कोई मतलब ही नहीं उस सब चीजों का। ध्यान रखोगे, कभी नहीं भूलोगे। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपको ये टॉपिक भी अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ में आया हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगले वीडियो तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।